आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम व्हेन एबनॉर्मल गुड्स आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो एबनॉर्मल आइटम्स या गुड्स हम उनको बोलेंगे कि जिस पर हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा ड्यू टू सम रीज़न। जैसे फॉर एग्जांपल कि आउट ऑफ फैशन स्टॉक हो गया है या गुड्स हो गया, उसकी वजह से अ पर्टिकुलर आइटम और पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट लेस वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में ऐसे आइटम्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है। तो हम दोनों का ही, लेकिन जब फायर अकर्ड होगी तो गुड्स जो हैं वो दोनों ही रहे होंगे स्टॉक में। एबनॉर्मल गुड्स भी रहे होंगे और नॉर्मल गुड्स भी रहे होंगे, तो दोनों का ही कैलकुलेट करना है, मगर हम अलग अलग कंसिडर करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स हम अलग कैलकुलेट करते हैं और एब नॉर्मल गुड्स को हम वैल्यू करते हैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस। ठीक है, तो एब नॉर्मल गुड्स हम उनको रेफर करेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, रीज़न कैन बी गुड्स हैव बीन डैमेज, कुछ डैमेज हो गए हैं या आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, ऑब्सलीट हो गए हैं। राइट, तो अगर इस तरह का कोई आइटम मेंशन है तो दैट विल बी ट्रीटेड सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो नॉर्मली बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पर भी वही बनेगा। लेकिन अब हम लोग जो बनाएंगे इस केस में, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे नॉर्मल गुड्स का और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे नॉर्मल गुड्स का। टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स हम लोग बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और नॉर्मल जीपी रेट निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ एब नॉर्मल आइटम इंक्लूडेड होगा वो वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम तो इस तरह का हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स हो जाएगा, हम उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एब नॉर्मल गुड्स जिसको हम अलग से वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक दोनों को ऐड करके। ठीक है, देन सैल्वेज वैल्यू यहाँ पर भी गिवन होगी, लेस कर देंगे तो आ जाएगा एक्चुअल लॉस। राइट, फिर एवरेज क्लॉज लगा के नेट क्लेम निकाल देंगे, तो नेट क्लेम क्या हो जाएगा, एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू में दोनों इंक्लूडेड है, नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स इनटू पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो पहला है फॉर कैलकुलेटिंग जीपी रेट ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो सिर्फ हम नॉर्मल गुड्स को ही कंसिडर करेंगे इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अब अगर जहाँ भी इंक्लूडेड है अब नॉर्मल आइटम, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5000 का एक आइटम था और वो सेल हो रहा है 4000 का बिकॉज इट हैज़ बिकम ऑब्सलीट। ठीक है, तो यानी परचेजेस में 5000 इंक्लूडेड होगा वो आइटम, क्योंकि ख़रीदा क्या होगा 5000 का, तो हम परचेजेस से 5000 लेस कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स का बना रहे हैं। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट का जो पीरियड है उसी पीरियड में वो सेल हो रहा है 4000 का, तो यानी कम का सेल हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कम का सेल हो रहा है, तो जितना का सेल हो रहा है वो हम सेल्स वैल्यू से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम परचेजेस से एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट कर दिया और सेल से भी एबनॉर्मल आइटम का एडजस्टमेंट कर दिया। फिर जो रिमेनिंग सेल्स होगी और रिमेनिंग परचेजेस होंगी दैट विल बी रिलेटेड टू नॉर्मल गुड्स। तो हम यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और नॉर्मल गुड्स का ही मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जीपी रेट कैलकुलेट करने के टाइम ओनली ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑन द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ नॉर्मल गुड्स विल बी प्रिपेयर्ड। तो नॉर्मल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्या रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड में अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल आइटम की सेल्स हो रही है या एबनॉर्मल आइटम की परचेजेस हो रही हैं, तो उस केस में हम वहाँ से भी वो सब डिडक्ट करेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आइटम है जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ख़रीदा है जो कि ऑब्सलीट नेचर का हो गया है। राइट, तो जिस साल ख़रीदा गया है तो वो उस साल की तो परचेजेस से माइनस हो जाएगा, यानी ट्रेडिंग की परचेजेस से माइनस हो जाएगा। लेकिन मान लो वो बिक रहा है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वाले पीरियड के अंदर, तो सेल्स वहाँ से माइनस होगी। तो उस केस में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो परचेजेस से माइनस करेंगे और वो आइटम क्लोजिंग स्टॉक में भी रहा होगा क्योंकि वो सेल नहीं हुआ है।
ट्रेडिंग अकाउंट्स के पीरियड में, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक से जो हम माइनस करेंगे तो जितने पे वैल्यू किया गया होगा एज अ क्लोजिंग स्टॉक उस एबनॉर्मल आइटम को, वो वैल्यू माइनस हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। तो यहाँ पर आगे यही पॉइंट मेंशन है कि कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस ऑफ करेस्पॉन्डिंग पीरियड। जिस भी ईयर में वो परचेज किया गया है तो एबनॉर्मल आइटम की हमेशा कॉस्ट जो है जितने पे वो ख़रीदा गया है वो तो परचेजेस से डिडक्ट होगा, ठीक है। जिस पीरियड में वो सेल हो रहा है, अगर मेमोरेंडम के पीरियड में सेल हो रहा है तो मेमोरेंडम वाली सेल से माइनस होगा, और अगर ट्रेडिंग के पीरियड में सेल हो रहा है तो ट्रेडिंग के पीरियड की जो सेल्स है उसमें से माइनस होगा। लेकिन सेल्स से क्या माइनस होगा? सेल्स वैल्यू विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग पीरियड। करेस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब जिस भी पीरियड को वो बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर जैसे अभी हमने बताया कि एबनॉर्मल आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के पीरियड में ख़रीदा गया था तो वो परचेजेस से माइनस कर दिया, लेकिन अगर वो उस साल बिका नहीं है तो वो क्लोजिंग स्टॉक में भी होगा, तो उस केस में हम उसको क्लोजिंग स्टॉक से भी माइनस करेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड था कि नहीं था। अगर इंक्लूडेड है तो वहाँ से भी डिडक्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबनॉर्मल आइटम विल बी डिडक्टेड फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड। इतने एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उससे हमारा जीपी रेट निकल रहा है, लेकिन क्योंकि अब हमने एबनॉर्मल आइटम कंसिडर नहीं किया है तो जीपी रेट जो निकलेगा वो नॉर्मल गुड्स का निकलेगा, ठीक है। तो जीपी रेट के लिए पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट से, और उसके बाद हम लोग नॉर्मल सेल्स जो होगी उस पर हम लोग जीपी रेट निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे उसमें नॉर्मल जीपी रेट को कंसिडर करके जीपी पहले से निकाल देंगे, और उसके बाद वहाँ से जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब अगर ऑन द डेट ऑफ फायर ये जो एब नॉर्मल आइटम की हम बात कर रहे हैं, अगर इसका कुछ भी गुड्स बचा हुआ था स्टॉक में जब फायर अकर्ड हुई है तो इसको हम अलग से वैल्यू करेंगे, और ये वैल्यू होगा, इसके वैल्यूएशन के बारे में आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा कि ये कितने पर सेल होता। तो अगर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो भी कम होगा हम उस वैल्यू पे उस एब नॉर्मल आइटम को भी वैल्यू करेंगे। तो हमारा टोटल स्टॉक जो डेट ऑफ फायर में रहा होगा वो तो दोनों ही गुड्स का होगा, एब नॉर्मल आइटम्स का भी होगा और नॉर्मल आइटम का भी होगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला है, और एब नॉर्मल गुड्स का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम अलग से, ठीक है। अलग से उसको कैलकुलेट करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये स्टेटमेंट बनेगा एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट नेट क्लेम, ठीक है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ये देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ लेस होगी, राइट, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज़ कि कभी कभी जो स्टॉक होता है वो ओवर वैल्यूड होता है या फिर अंडर वैल्यूड होता है। मतलब कंपनी की प्रैक्टिस होती है कि वो स्टॉक को ओवर वैल्यू करती है या अंडर वैल्यू करती है, ठीक है। तो उस केस में हम जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक को हम लेते हैं एट कॉस्ट। नॉर्मल केसेस में वी कंसिडर स्टॉक एट कॉस्ट। तो अगर ओवर वैल्यू दे रखा है या अंडर वैल्यू दे रखा है तो उस केस में हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाएंगे। फॉर एग्जांपल जो आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है से 27,000 का, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एट 27,000। इसमें एक पॉइंट और रह गया है डिस्कस करने के लिए कि कभी कभी जो ओपनिंग स्टॉक जो स्टॉक्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपका ओवर वैल्यूड होता है या अंडर वैल्यूड होता है, ठीक है। मतलब कंपनी की ये प्रैक्टिस है कि वो या ओवर वैल्यूएशन करते हैं या अंडर वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें जो शो करना है यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लेते हैं विदाउट एनी रीज़न। अगर कंपनी की सिंपली प्रैक्टिस है ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करना अपने स्टॉक को, तो हम यहाँ पे जो स्टॉक कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो हम एट कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अगर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है तो उसको वापस हमें कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, और जो कॉस्ट प्राइस पे निकल के आ रहा है वो स्टॉक हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल
मान लो दे रखा है कि स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड, ठीक है, अंडर वैल्यूड बाय 10%, और वैल्यू दे रखी है 27,000, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट इसकी निकालना पड़ेगी, ठीक है, कि ये जो है यानी कि 27,000 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10% लेस कर रहा है, यानी कि अगर 100% ओरिजिनल कॉस्ट होगी तो 100 माइनस 10% इज़ 27,000, ठीक है। तो यानी 90% जो है वो क्या है, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज़ 27,000। तो ओरिजिनल हमें ओपनिंग स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट अगर निकालना है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 27,000 इंटू 100/90, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा 30,000, दिस विल बी 30,000, मतलब 30,000 का ओरिजिनल कॉस्ट रही होगी, लेकिन अंडर वैल्यूएशन हो रहा है 27,000 पे। तो हम जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में लेंगे या अगर हम मेमोरेंडम के लिए इसको देख रहे हैं तो हम ये 30,000 लेंगे ओपनिंग स्टॉक में, राइट। तो अगर ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लाना है। तो अगर हम फॉर्मूले वाइज देखें तो अगर ओवर वैल्यूएशन है तो उस केस में ओरिजिनल कॉस्ट पे ओपनिंग स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, इन केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन। अगर ओवर वैल्यूएशन दे रखा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो भी आपका स्टॉक दे रखा है, स्टॉक इंटू 100/100 प्लस रेट, जितने रेट से वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ये हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट पे स्टॉक निकालने का फॉर्मूला, राइट। और अगर अंडर वैल्यूएशन दे रखा है, इन केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, अगर अंडर वैल्यूएशन दे रखा है तो स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है अगर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, जो भी स्टॉक दे रखा है अंडर वैल्यूड वैल्यू पे इंटू 100/100 माइनस रेट %, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल जो लिया था तो 100 माइनस 10 जो है वो 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ये जो वैल्यू लेंगे जो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड वैल्यू वो लेंगे। तो जो ये इसके बाद जो कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी टेकन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक ये पॉइंट है इसमें जो कंसिडर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का पॉइंट, और उसके साथ साथ जो एब नॉर्मल आइटम है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है।